तो बच्चों आज हम लोग गॉसेस लॉ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ गॉस लॉ। अब देखिए गॉस लॉ होता क्या है, जैसे इसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप is equal to 1 by epsilon naught times total charge inside the loop। देखिए कहता क्या है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यह द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द लूप। देखो फ्लक्स होता क्या है, तो इसको बोलेंगे ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट ए का मतलब हो गया एरिया, तो ई डॉट ए हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर हम किसी भी कंटिन्यूस बॉडी के लिए निकालना चाहते हैं, सरफेस के लिए निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होगा, ई को लिख देंगे ई और इसको क्या कर लेंगे, छोटा सा एरिया ले लेंगे डी ए, तो ई हो गया और क्या हो गया, डी ए हो गया। और यही क्या है, इंटीग्रेशन कर लेते पे पूरा बन जाता है फ्लक्स और ये हो जाता है क्लोज सरफेस। ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे, यह स्टेटमेंट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखे हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट ए का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट का मतलब इंटीग्रेशन मतलब टोटल आ गया। तो क्या कहता है ई डॉट ए में, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द लूप, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द लूप। फिर से द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रेशन के साथ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप, इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द लूप। दिस इज गॉसेस लॉ। ये क्या है, गॉसेस लॉ है। समझ में आ गया बात। अब इसके बाद अगर हम बात करें, स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर बात करें कि हाउ टू अप्लाई गॉसेस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, तो आज डिटेल में बात करना है गॉसेस लॉ के बारे में। तो कुछ स्टेप है कि ये स्टेप कौन सा स्टेप अप्लाई करें, स्टेप टू अप्लाई क्या, गॉसेस लॉ को अप्लाई करने का कौन सा स्टेप है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप जो आपको यूज़ करना है उसमें लिखना है कि सेलेक्ट अ गॉसियन सरफेस। एक आपको गॉसियन सरफेस को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब क्या है गॉसियन सरफेस, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे ई और डी ए के बीच में जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए जो डॉट है रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा। तो हम लोग को कैलकुलेट करना होगा एंगल, कैलकुलेट करना एंगल बिटवीन ई एंड ए मतलब एरिया समझ रहे हैं, कैलकुलेट एंगल बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल। तीसरा करना होगा कैलकुलेट, ये कंप्लीट इसको कैलकुलेट करना होगा, ई डॉट डी एस का वैल्यू कितना आया या डी ए का वैल्यू कितना आया वो हम लोग कैलकुलेट करना होगा। और चौथा में क्या कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे गॉसेस लॉ को अप्लाई कर देना, फोर्थ स्टेप यही रहेगा। तो इतना समझ में आ गया। जब हम स्टेप अप्लाई करेंगे तो आपको याद दिलाएंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको एक गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करना है। क्या है गॉसियन सरफेस, वही बात करेंगे। दूसरा है कि डॉट मतलब जो एंगल है, इस एंगल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंगल बिटवीन ई एंड ए। थर्ड स्टेप क्या है, पूरा ई डॉट डी ए जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। और चौथा क्या होता है कि अप्लाई कर दीजिए गॉसेस लॉ, मतलब इस फार्मूला को आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जब अभी हम करेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगा। इसके बाद है कि गॉसेस लॉ किन बातों गॉसेस लॉ के साथ साथ और कौन बातों का ध्यान रखना है। पहला बात है कि गॉसेस लॉ सिर्फ वैलिड है किसके लिए, तो वैलिड है ये सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
वैलिड सिर्फ किसके लिए है? तो ध्यान रखना है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए सिर्फ ये क्या होगा? वैलिड होगा। तो इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अगर मान लो लाइन है तो इसके पास प्लस 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 ही होना चाहिए या माइनस 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 ही होना चाहिए। या मान लो एक सरफेस है तो सरफेस के पास सिर्फ प्लस 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 ऐसे होना चाहिए या माइनस 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 माइनस। तो ये सिर्फ गॉसेस लॉ वैलिड है किसके लिए? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कि गॉसेस लॉ को जो अप्लाई करना है, जब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए हम एक सरफेस को सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है कभी सिलेंड्रिकल सरफेस अप्लाई करें या हो सकता है स्फेरिकल सरफेस अप्लाई करें। तो ऐसा सरफेस जिसका इस्तेमाल, ऐसा इमेजिनरी सरफेस, एक्चुअल सरफेस ये नहीं है, ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग कौन सा सरफेस बोलते हैं? तो याद रखना है उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं उसको? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। बच्चों ध्यान में रहना है। तो गॉसियन सरफेस क्या हो गया? तो एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस, इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस ऑन विच वी अप्लाई गॉसेस लॉ, देन दैट इमेजिनरी सरफेस इज कंसिडर टू बी एज गॉसियन सरफेस। ठीक है, एक बार फिर से जो लिखे हैं बोर्ड पे उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप। किसी क्लोज लूप में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कैसे पता चलेगा? तो वो किसके बराबर होता है? 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द लूप। और इसका क्या होता है स्टेटमेंट? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पढ़िए अपने आप, ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला में क्या कहा जा रहा है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E.dA मतलब फ्लक्स, इंटीग्रेशन का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द लूप। अच्छा, बार बार चार्ज इनसाइड आ रहा है, बार बार चार्ज आता है इनसाइड। अगर चार्ज आउटसाइड रहेगा तो क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर चार्ज आउटसाइड रह गया तो टोटल फ्लक्स क्या होता है? 0। ये ध्यान में रखना है। इसको तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको अभी हम करेंगे भी। थोड़ा सा इसको देखिए भी। अगर हम बात करें कि कोई भी बॉडी यहाँ है, ठीक है, एक बॉडी यहाँ पे है और ये बॉडी है और चार्ज इसके अंदर है। तो चार्ज इसके अंदर है तो ये रेडियली आउटवर्ड इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, पीछे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, आगे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, नीचे भी निकालेगा। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये जैसे कि ये बॉक्स को देखिए, ये बॉक्स के अंदर मान के चलिए कि हम चार्ज को डाल दिए, इस बॉक्स को क्या किए हैं कि बंद कर दिए। तो बॉक्स के अंदर जो चार्ज है वो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे से बाहर निकालते रहेगा। अब आप आराम से देखिए, इस वाले का अगर हम बात करें, ये सरफेस है, इसका एरिया कहाँ होगा? तो इसका एरिया होगा ऊपर। नीचे वाला है तो नीचे वाला का एरिया कहाँ होगा? नीचे। इधर का एरिया होगा इस साइड, इधर का एरिया होगा इस साइड। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ का एरिया इधर, यहाँ का एरिया इधर, यहाँ का एरिया इधर, यहाँ का एरिया इधर, हर जगह आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर एरिया होता है। और अगर चार्ज अंदर भरा हुआ है तो चार्ज अगर अंदर भरा है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकालेगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और एरिया भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और एरिया भी इधर ही है, तो एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, एरिया भी इधर है, कितना बन गया? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, एरिया भी इधर है, फिर से बन गया 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे है, एरिया ऐसे है, फिर से बन गया 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एरिया उधर ही जा रहा है। तो हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA × cos थीटा। और आप देखिए कि हर साइड कितना साइड होगा? तो टोटल 6 साइड्स होंगे। तो हर साइड में एंगल 0 बन रहा है, जिधर E उधर ही A, इधर E गया इधर ही एरिया है, इधर E गया इधर ही एरिया है। तो हर जगह cos कितना डिग्री बन गया? 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो एक साइड में होगा EA, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 6EA। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 6EA, क्योंकि हर जगह cos कितना बना? 0, 6 साइड में, तो EA जुड़ते जुड़ते कितना हो गया? 6EA। लेकिन यही चार्ज अगर मान के चलिए कि इसमें से चार्ज को हम निकाल करके और यहाँ बाहर रख दें, तो बाहर अगर हम चार्ज को रख दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ऊपर नीचे जाए उससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इधर आया तो आप देखिए एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है।
एंगल कितना बना 90 डिग्री, एरिया ऊपर, इलेक्ट्रिक प्लेन इधर, एरिया कितना ऊपर, इलेक्ट्रिक प्लेन इधर, एंगल 90 डिग्री, एरिया इधर आपके तरफ इधर और इलेक्ट्रिक प्लेन इधर, चार्ज बाहर है ना, इलेक्ट्रिक प्लेन इधर, तो फिर से 90 डिग्री, ये कहाँ आया एरिया नीचे, इलेक्ट्रिक प्लेन इधर 90 डिग्री, ये मेरे तरफ एरिया इलेक्ट्रिक प्लेन इधर कितना 90 डिग्री, तो यहाँ से 90, यहाँ से 90, यहाँ से 90, नीचे से 90। अब इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर और इलेक्ट्रिक प्लेन इधर, थीटा कितना बना 180 डिग्री, एरिया इधर और इलेक्ट्रिक प्लेन इधर, कितना बना एंगल 180 डिग्री, तो कितना हो गया फ्लक्स यहाँ पे 0 माइनस, ये एंगल बन गया 180 डिग्री ना। तो अगर हम बोलेंगे कि फ्लक्स है और उसका फॉर्मूला हो गया ई ए इंटू कॉस कितना 180 डिग्री, तो हो गया माइनस ई ए, इधर के लिए कितना माइनस ई ए। और आप देखिए एरिया भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो एंगल कितना बना 0, तो इसके लिए 0 बना, यानी इस बार क्या बन जाएगा ई ए, और ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 0। तो चार्ज अगर बाहर था तो ये 90 बनाने की वजह से 0 हुआ, 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 ये 180 बनाने की वजह से माइनस ये हुआ, और ये 0 डिग्री बनाने की वजह से प्लस ये हुआ, माइनस ये प्लस ये कट गया, टोटल फ्लक्स कितना हो गया 0। तो ध्यान रखना है कि चार्ज जब इनसाइड है, चार्ज जब इसके अंदर है, कोई भी सरफेस के अंदर है तो ही फ्लक्स बनेगा, अगर चार्ज बाहर रह गया तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसी वजह से स्टेटमेंट में बार बार चार्ज क्या रखा जाता है इनसाइड, आउटसाइड अगर रहा बॉडी से तो टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस क्या रहेगा 0 रहेगा। तो आप इतना बातों को समझ लीजिए फिर से। व्हाट इज गॉसेस लॉ, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द लूप। ये हो गया द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द लूप। दूसरा बात याद रखना है कि गॉसेस लॉ सिर्फ वैलिड है किसके लिए, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या तो प्लस 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 हो या तो माइनस 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 हो। तीसरा बात, ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करें उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं उस इमेजिनरी सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। चौथा बात कि अगर चार्ज अगर अंदर है, अगर सरफेस के अंदर चार्ज है तो फ्लक्स बनेगा, लेकिन वही चार्ज अगर बाहर चला गया सरफेस से तो इसके थ्रू, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इफ़ ए चार्ज इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी देन टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको हम बताए थे कि हाउ टू अप्लाई गॉसेस लॉ, व्हाट आर द स्टेप्स टू अप्लाई गॉसेस लॉ। पहला स्टेप है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए, दूसरा स्टेप है ई और डी ए का बीच का एंगल कैलकुलेट करिए, तीसरा है ई डॉट डी ए को कैलकुलेट करिए, और चौथा है अप्लाई कर दीजिए गॉसेस लॉ, जो अभी हम यहाँ लिखे थे। अब इसके बाद सीधे हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में, हाउ टू अप्लाई गॉसेस लॉ। उससे पहले एक चार्ज डेंसिटी है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखिए चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जैसे मान के चलिए पहला जो चार्ज डेंसिटी होता है उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी नाम से ही क्लियर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान के चलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर मान के चलिए कि एक लाइन है ऐसे, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। तो इसके पास डायमेंशन के नाम पे सिर्फ इसके पास लेंथ है, तो बोलेंगे कि जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। क्या इससे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, लेमडा से। इसको हम लोग बोलते हैं Q/L, मतलब कि लेंथ के ऊपर क्या भरा हुआ है, चार्ज। लेंथ के ऊपर क्या भरा हुआ है, चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है, इसमें बोलना है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये इसका लेमडा इज इक्वल टू Q/L। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या होता है बच्चों,
सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या उसको समझ लीजिए। अगर मान के चलो कि यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। तो सरफेस के ऊपर जो चार्ज भरा हुआ है इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो बोलेंगे सरफेस के पास होता है एरिया, और एरिया के ऊपर क्या भरा हुआ है, चार्ज। इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला कितना होगा, क्यू बाई ए। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका डेफिनेशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, छोटा वाला सिग्मा, बड़ा वाला सिग्मा नहीं। इसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या है, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में समझिएगा कि सपोज करिए कहीं कोई है बॉडी, और उस बॉडी के पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज ऐसे भरा हुआ, यूनिफॉर्मली ऐसे भरा हुआ है, तो बोलेंगे कि जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो रो इज इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई वी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेमडा इज फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड रो इज़ फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई एल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई वी। ये ध्यान में रखना, दिस इज चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग गॉसेस लॉ जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना है कि कैसे हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद का चीज़ है कि गॉसेस लॉ हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसको लिख लेना है। गॉसेस लॉ हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो यहाँ पे समझना है कि अगर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रहे तो पॉइंट चार्ज का हम लोग बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। टेस्ट चार्ज रहे तो बताते हैं बाई क्यू। लेकिन दिक्कत है कि अगर एक पूरा लाइन है, पूरा का पूरा एक लाइन है और उसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है, जैसे सपोज करिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे है, प्लस प्लस भरा हुआ है। अब पूछेगा कि बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कौन बता सकता है, गॉसेस लॉ बता सकता है। अगर एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर चार्ज भरा हुआ है, इसके बारे में बोलेगा कि कौन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कौन बता सकता है, गॉसेस लॉ। या कहीं वॉल्यूम है, स्फीयर है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, अब कोई बोलेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, गॉसेस लॉ बताएगा। मतलब बिना गॉसेस लॉ का हम ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह के बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए गॉसेस लॉ इंपॉर्टेंट है। पहले के जानकारी से सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो था वो डाइपोल के लिए था और पॉइंट चार्ज के लिए था। डाइपोल के लिए क्या फॉर्मूला है कि डाइपोल के लिए फॉर्मूला है 2 kp बाई आर क्यूब, kp बाई आर क्यूब, kp बाई आर क्यूब √1+3 cos स्क्वायर थीटा। एक्सियल का पढ़ेंगे आप लोग, एक्सियल का होता है 2 kp बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल का होता है kp बाई आर क्यूब डाइपोल के कारण। और डाइपोल के जनरल पे फॉर्मूला होता है kp बाई आर क्यूब √1+3 cos स्क्वायर थीटा। वो सिर्फ 2 चार्ज था, सिंगल चार्ज का होता है kq बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब बात करें हम लीनियर चार्ज का, सरफेस चार्ज का, वॉल्यूम चार्ज का, तो लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, इस सब का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, गॉसेस लॉ का। ठीक है, तो बिना समय हम लोग गवाए इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का क्या एप्लीकेशन है, पहला हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, इन बातों को ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे लाइन है और इसके ऊपर ऐसे चार्ज भरा हुआ है। ये चार्ज भरा हुआ है। अब कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिए। क्या लगाना है हम लोग को, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का स्टेप नंबर 1 क्या था, तो गॉसेस लॉ का स्टेप नंबर 1 था कि सेलेक्ट ए गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस सेलेक्ट करना है, गॉसियन सरफेस।
तो इसका गॉसियन सरफेस सेलेक्ट हो जाता है सिलेंडर। क्या सिलेक्ट होता है? सिलेंडर। और यहाँ पे एक सिलेंडर हम लोग बना लेंगे और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो हम लोग इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे? आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं लैंग्वेज को। लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर whose radius is r, whose radius is r, whose radius is r and length is l, and length is l, length बोलो या height बोलो, length is l, whose radius is r and length is l. We have to calculate the electric field due to linear charge distribution. We have to calculate electric field due to linear charge distribution. तो ये जो आपका रहा लेंथ है। अब इसको देखो, सेलेक्ट हो गया। दूसरा है एंगल। एंगल के बारे में बात करूँ, ये बच्चों अगर इस तरह का एरिया, यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन ये रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहा और एरिया ई रहा। यहाँ थीटा कितना बन गया? तो बोलेंगे यहाँ थीटा बन गया 90 डिग्री। यहाँ पे कर्व सरफेस है तो इसका एरिया कहाँ जाएगा? इधर रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच में यहाँ थीटा कितना बन गया? 0 डिग्री। यहाँ देखो तीसरा, यहाँ पे क्या है? एरिया, एरिया नीचे की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में थीटा कितना बन गया? 90 डिग्री। देखिए स्टेप नंबर 2 हम लोग कर लिए। स्टेप नंबर 1 में था गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना, स्टेप नंबर 2 में था एंगल बनाना। तो यहाँ थीटा 90, यहाँ थीटा 0, यहाँ अगेन थीटा 90 डिग्री। अब यहाँ के बाद तीसरा है कि आप ई डॉट डी एस कैलकुलेट करिए या ई डॉट डी ए कैलकुलेट करिए। तो ई डॉट डी ए कैलकुलेट करते हैं, कहीं कहीं डी एस लिख देंगे तो डी एस का मतलब ये स्मॉल एरिया हम लोग समझेंगे। तो डी ए, तो यहाँ बोलेंगे 3 जगह है ई डॉट डी ए। ये हिस्सा टॉप है तो इसको लिखेंगे टॉप सरफेस, तो इसको नीचे लिख दिए क्या? टॉप। ये हिस्सा बॉटम है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बॉटम। तो यहाँ पे भी दूसरा आ जाएगा ई डॉट डी ए, और ये किसके लिए हो जाएगा? बॉटम के लिए। और तीसरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा कर्व हिस्सा है तो इसको लिखेंगे कर्व्ड। तो ये किसके लिए? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ई डॉट डी ए, और ये किसके लिए हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्व्ड हिस्से के लिए। ठीक है, यहाँ तक ये होगा टॉप, बॉटम, ये कर्व। अब बताइए टॉप के लिए डॉट मतलब कॉस थीटा, डॉट मतलब अगर कॉस थीटा तो कितना एंगल रिप्रेजेंट यहाँ करेगा? तो यहाँ लिखेंगे ई डी ए इंटू कॉस 90 डिग्री। देख लो टॉप पे 90 डिग्री है। फिर यहाँ लिखेंगे ई डी ए इंटू बॉटम के लिए कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। और फिर यहाँ लिखेंगे ई डी ए इंटू कॉस कितना? 0 डिग्री। ठीक है, कर्व के लिए 0। अब ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच गया ई डी ए, क्योंकि अब हम जानते हैं cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो ई डॉट डी ए का वैल्यू देखो इतना निकल के आ गया। अब क्या था? अप्लाई गॉसेस लॉ। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का अप्लाई करेंगे तो गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन क्या कहता है बच्चों बताइए? गॉसेस लॉ कहता है, फॉर्मूला है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड बटा में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे ई डॉट डी ए का वैल्यू कितना आ गया है? तो ई डॉट डी ए का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। ई को बाहर कर दिए, अंदर कितना रह गया? डी ए, और इसका वैल्यू हो जाएगा ई बाहर। और गॉसियन सरफेस का पूरा अगर सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो ये होता है 2 पाई आर एच। फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस सिलेंडर है ना बच्चों, तो उसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच। ई बाहर, क्योंकि ई यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ई बाहर हो गया। अब इसका एरिया हो गया 2 पाई आर एच, और एच की जगह वहाँ पे क्या ले लेंगे? एल, तो 2 पाई आर एल। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ई डॉट डी ए का वैल्यू कितना निकला हो बताइए? तो ई इंटू 2 पाई आर एल, नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट। कोई बता सकते हैं क्यू का वैल्यू कितना होगा? तो अभी तुरंत हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लेमडा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। तुरंत हमने क्या पढ़ा था? लेमडा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। तो क्यू बराबर क्या होगा? लेमडा इंटू एल। क्यू बराबर क्या होगा? लेमडा इंटू एल। तो क्यू बराबर हम लिख दिए लेमडा इंटू एल, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये एल से ये एल कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बन गया लेमडा बटा 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर, कितना बच गया, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, ठीक है, याद रखना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया किसके लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि अगर सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज में क्या रिलेशन होता है, तो ध्यान रखना है कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अगर है तो ये पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है तो ये डाइपोल के लिए है। और ये E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ये किसके लिए है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ये तीनों रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड किसका गिरेगा, तो आपको ये कि सबसे जल्दी गिरेगा डाइपोल का, फिर पॉइंट चार्ज का और फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो ये डेरिवेशन किसका था, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। इस पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होगा उसको देख लीजिए। देखिए अब हम लोग अगर न्यूमेरिकल के बारे में बात करें कि इससे किस तरह का न्यूमेरिकल किया जाएगा, न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हम बात करें, क्वेश्चन है इफ़ 4 माइक्रोकूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड over the length of body, over the length of the body, और लेंथ इज इक्वल टू दिया है सपोज करो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉडी या रॉड, ठीक है। यहाँ रॉड भी लिखा जा सकता है। 4 माइक्रोकूलम, देखो क्वेश्चन क्या है, 4 माइक्रोकूलम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ओवर द लेंथ ऑफ बॉडी, इसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द रॉड, यानी कि ये डिस्टेंस दिया है कितना 36। तो हम बोलेंगे देखो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/L, लेमडा निकाल लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको लेमडा की जरूरत पड़ेगा। तो लेमडा इज इक्वल टू Q/L, Q कितना दिया है 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यानी 20 × 10⁻²। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे तो 5 बार में कट हो जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁴ बटा में कितना हो जाएगा 5, 10⁻⁴ बटा में हो जाएगा 5। इसको क्या कर लेंगे 10 × 10⁻⁻5 करेंगे और नीचे है कितना 5, ये कट जाएगा तो लेमडा का वैल्यू हो गया 2 × 10⁻⁵ और ये कूलम पर मीटर, ऐसा यूनिट लेमडा का, ये लेमडा का वैल्यू आ गया। अब अगर लेमडा का वैल्यू आ गया तो निकाल लेते हैं हम लोग। एक और चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा, जैसे आप समझ लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है कितना 9 × 10⁻⁹ कितना 9। दोनों साइड 2 से गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना कर दीजिए। जब आप इधर से 2 से गुना करिएगा तो ये कट के हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हो जाएगा 18 × 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, 18 × 10 के पावर कितना हो जाएगा 9। अब उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू आप रखिए, दोनों का वैल्यू रखते ही आपको समझ में बात आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला वैल्यू जो है इसको रख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेमडा का वैल्यू कितना आया, लेमडा का वैल्यू आया 2 × 10⁻⁵, 10⁻⁵, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 9 × 2 हो गया 18 × 10⁹, और इसके बाद आर कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, 36 × 10⁻⁻², 36 सेंटीमीटर। अब 18 से 2 बार में 36 और 2 से 2 बार में कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2 ऊपर जाएगा 11, 10 टू द पावर कितना, देखो 9 2 11, 11 में से 5 चला गया तो 6 बच गया, तो उसको 10 न्यूटन पर कूलम, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोग के लिए। देख लीजिएगा इसको एक बार अच्छे से। पहले हम क्या निकाले हैं, पहले लेमडा निकाल लिए,
फिर 1/2 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू ध्यान रखिए हमेशा इतना ही पुट करना है, 10⁶ आ गया। आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ इसका वैल्यू हम कर दिए हैं 6 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू हम कर दिए हैं 10 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू हम कर दे रहे हैं 54। ठीक है, ये आपको बना के कमेंट करना है इसका आंसर कितना आया। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पे एक इस तरह का सपोज कर लो सरफेस बना हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार फिर से बना दे रहे हैं। अब ये जो है ये पूरा इसमें प्लस प्लस चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, इसमें प्लस चार्ज भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था जो आपको सिखाए थे, सेलेक्ट अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है, तो इसमें गॉसियन सरफेस हो जाता है सिलेंडर जो इससे पास हो रहा है। ठीक है, और ये इससे ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, अब ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया, ये सिलेंडर कुछ दूसरे तरह से पास हो रहा है यहाँ से। इसका एरिया यहाँ बीच में ए है जो पास हो रहा है। अब देखो, इसका इलेक्ट्रिक फ्लाइन इधर निकलेगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लाइन ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये एरिया हमारा है। इसका इलेक्ट्रिक फ्लाइन इधर भी निकलेगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये चार्ज से भरा हुआ है पूरा स्फीयर। अब आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया का डायरेक्शन भी तो ये रहेगा एरिया, और ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ बताइए थीटा कितना डिग्री बना, 0 डिग्री बना। यहाँ पे हम बोलेंगे ये रहेगा एरिया, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ थीटा कितना डिग्री बना, 90 डिग्री बना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पर एरिया जो है वो ऐसे है एरिया, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ थीटा कितना डिग्री बना, 0 डिग्री बना। अब यहाँ दूसरा स्टेप भी हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना। तो हम अगर बात करें ई डॉट डी ए का, तो ये हिस्सा को हम बोलेंगे लेफ़्ट हिस्सा है, ये हिस्सा कौन सा है, कर्व्ड हिस्सा है, और ये हिस्सा कौन सा है, तो बोलेंगे राइट साइड वाला हिस्सा है। तो ये 3 भाग में बटेगा। ये किसके लिए बनेगा, लेफ़्ट के लिए, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए किसके लिए बनेगा, तो कर्व्ड के लिए बनेगा। ठीक है, और प्लस ये बनेगा ई डॉट डी ए किसके लिए बनेगा, तो ये राइट साइड के लिए बनेगा। अब अगर अगला बार वैल्यू हम पुट करना चाहें तो वैल्यू क्या पुट होगा, तो वैल्यू होगा पुट ई डॉट डी ए, ये कितना हो जाएगा लेफ़्ट के लिए, तो ई डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। लेफ़्ट के लिए देखिए कितना डिग्री है, 0 डिग्री।
प्लस ई डी ए इंटू कॉस, कर्व के लिए कितना है 90 डिग्री, प्लस ई डी ए इंटू कॉस कितना 0 डिग्री। देखो राइट वाले के लिए हम 0 पुट कर दिए, कर्व वाले के लिए 90 पुट कर लिए, लेफ्ट वाले के लिए 0 पुट कर लिए वहाँ से, ठीक है। अब ये 90 वाला तो कट जाएगा, तो ये ई डॉट डी ए का वैल्यू कितना मिलेगा, तो ई डॉट डी ए का वैल्यू मिलेगा, वहाँ से मिलेगा ई डी ए, कॉस 0 का वैल्यू तो 1 हो गया बच्चों, प्लस यहाँ कितना बन जाएगा बताओ, इसके लिए बन जाएगा ई डी ए। अब दोनों सेम है तो इसको लिख देंगे कि ई डॉट डी ए जो हम लोग निकाल रहे हैं, ई डॉट डी ए वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 ई डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 ई बाहर, अंदर क्या रह गया डी ए। अब डी ए मतलब छोटा सा इंटीग्रेशन, छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन, और टोटल एरिया इसका कितना ले रहे हैं ए, तो डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा 2 ई ए, एक इसका वैल्यू निकल गया, ये निकल गया ई डॉट डी ए का वैल्यू निकल गया 2 ई ए। अब इसके बाद अगर कहा जाए कि आगे प्रूफ इसका बताइए क्या होगा, तो ई डॉट डी ए के बाद है लास्ट में हम लोग लिखते हैं अप्लाई गॉसेस लॉ। लास्ट में क्या लिखते हैं, अप्लाई गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। अब ई डॉट डी ए का वैल्यू कितना आया है, तो ई डॉट डी ए का वैल्यू आया है 2 ई ए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में पढ़े हैं सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्या पढ़े हैं सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर कितना होगा सिग्मा इंटू ए, तो हो गया सिग्मा इंटू ए, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई का वैल्यू कितना आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग को बड़ी ध्यान से समझना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये खास तरह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कुछ खासियत आपको दिख रहा होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में कहीं भी डिस्टेंस नहीं है, इसमें कहीं भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है सरफेस चार्ज का। पूछेगा क्यों ऐसा, डिस्टेंस बढ़ाने से तो इलेक्ट्रिक फील्ड को घटना चाहिए था, हर बार देखें घटते हुए, इसमें नहीं घट रहा है, तो ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटर चैप्टर में इसका बड़ी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इसमें डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता है, क्योंकि ये जो चार्ज शीट है वो इनफाइनाइट चार्ज शीट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि देखो ये एरिया जो है इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके नीचे भी चार्ज है, मतलब कि ये जो चार्ज शीट है इसके लिए इनफाइनाइट चार्ज शीट की तरह बिहेव करता है, और इनफाइनाइट चार्ज शीट जब जब आएगा तब तक वो डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए कि इस जगह पे हम बात करें, तो यहाँ पे बात करते हैं कि इस जगह मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे से निकला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मान लो कहीं निकल रहा है, ठीक है, इस जगह पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब हम यहाँ पे एक एरिया बना दें और उतना ही बड़ा एरिया हम यहाँ पे बना दें, तुम देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन क्रॉस कर रहा है, यहाँ से 1 2 3 मान लो चौथा क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, इस जगह पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, इस जगह पे इंटेंसिटी क्या है कम है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड किया, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज शीट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे अगर एरिया बनाएंगे तो भी वही बात, उतना ही लाइन क्रॉस कर रहा है, यहाँ एरिया बनाए तभी उतना ही लाइन, यहाँ एरिया बनाए उतना ही लाइन, यहाँ एरिया बनाए उतना ही लाइन, यहाँ एरिया बनाए उतना ही लाइन, कहीं भी आगे बढ़ाते चल जाएंगे उतना ही लाइन यहाँ पे बनेगा। और यहाँ भी अगर हम इधर भी बनाएं, यहाँ बनाएं, चाहे यहाँ बनाएं, कहीं भी बना दें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उतना ही क्रॉस करेगा, वो डिस्टेंस हम कितना भी आगे बढ़ाते चल जाएं। तो डिस्टेंस हम कितना भी आगे बढ़ा दें, डिस्टेंस हम कितना भी पीछे कर लें, यहाँ पे लाइंस का संख्या ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड खास करके जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया बात। जैसे आपसे पूछ सकता है कि जैसे और क्या पूछ सकता है, देखिए यहाँ बोल लेगा कि एक चार्ज प्लेट है, लाइन नहीं एक प्लेट है, प्लेट ऐसा है, हम सिर्फ इधर से बना रहे हैं, इसके ऊपर क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे क्या है माइनस, और इसके पास भी चार्ज भरा हुआ है। मुझे बोलेगा कि इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम बोले कि अरे ये तो सरफेस चार्ज है और ये भी क्या है सरफेस चार्ज, इसको लाइन मत समझिए, कैपेसिटर का प्लेट समझिए, ऐसे प्लेट है। तो अगर कहा जा रहा है कि यहाँ का बताए तो इसके वजह से कितना होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट,
और ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस, ये रिपेल करेगा क्योंकि टेस्ट करने के लिए हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो अगर सरफेस चार्ज है तो इसका भी कितना होगा, इधर ही की तरफ, और सिग्मा बटा क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लस माइनस से कोई मतलब तो है नहीं, हमको यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये माइनस है, डायरेक्शन इस क्या करेगा, पॉजिटिव को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव रखे हैं। तो ये पॉजिटिव को रिपेल किया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया। दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नेट जो होगा वो होगा ई प्लस के कारण प्लस ई माइनस के कारण, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा सिग्मा बटा कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आ गया बात। कोई पूछेगा कि यहाँ पे अगर हम क्यू चार्ज रख दिए हैं, कहेगा क्या, अगला सवाल क्या कह सकता है कि अगर मान के चलिए कि एक यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, अब बोलेगा कि यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिए हैं तो इसका इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो बोलेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई। टेस्ट चार्ज क्यू रखे हैं, इसका फॉर्मूला जाएगा क्यू, और ये ई का वैल्यू कितना नेट आया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये आया। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू रख दें सिग्मा का, तो सिग्मा का वैल्यू रखेगा तो आएगा क्यू स्क्वायर बटा में ए एप्सिलॉन नॉट। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, फोर्स का, इस चार्ज के ऊपर। तो ये सब बात ध्यान में रखना है, सरफेस चार्ज से रिलेटेड कुछ कुछ बातें ऐसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद है तीसरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अब हम लोग पढ़ेंगे, तो तीसरा हेडिंग डाल सकते हैं आप, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। दो कैपेसिटर के बीच में किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो भी हम आपको समझा दिए अभी। तो अगला है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को, कैसे निकलेगा उसको समझिए। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे एक स्फेयर है, क्या है यहाँ पे स्फेयर, और इस स्फेयर में क्या भरा हुआ है, चार्ज ऐसे से भरा हुआ है। इस स्फेयर में चार्ज ऐसे भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि थोड़ा हमको बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें एक बार पॉइंट पी हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, एक बार पॉइंट पी यहाँ ले लेते हैं सरफेस पे, और एक बार पॉइंट पी कहाँ ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तीन जगह पे, एक बार पी बाहर है, एक बार पी सरफेस पे है, एक बार पी कहाँ है, अंदर है, और तीनों जगह क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट ए गॉसियन सरफेस, और हमको यहाँ पे बताना है। तो लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस whose radius is r, whose radius is r, कंडक्टर का रेडियस है r, ठीक है, कंडक्टर का रेडियस क्या है, कैपिटल R, और इसका गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है r, ठीक है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, कंडक्टर का शेप चेंज नहीं होगा, इसका आगे पीछे हो सकता है। इसका रेडियस गॉसियन सरफेस का कितना है r, और कंडक्टर का रेडियस कितना है r, और हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा उसको समझिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये स्फेयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। स्फेयर किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज के जैसा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 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 ऐसे निकलेगा। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एरिया जो है वो एरिया वो इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। इसका एरिया निकाले तो एरिया इधर ही है, इसका एरिया इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो यहाँ भी थीटा कितना बना, 0 डिग्री, यहाँ भी थीटा कितना बना, 0 डिग्री, हर जगह थीटा कितना बना, 0 डिग्री। तो हम अभी लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड है,
आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है, आउटसाइड द कंडक्टर। तो हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब ई डॉट डी एस 2-3 जगह लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही तरीके का बन रहा है। तो ई डॉट डी ए कौन लिख सकते हैं, ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, हर जगह 0 बन रहा है तो इसका वैल्यू ई बाहर हो जाएगा, यहाँ अंदर क्या हो जाएगा डी ए, अंदर क्या हो जाएगा डी ए, और डी ए है और गॉसियन सरफेस का स्फेयर कितना होगा, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस का निकालते हैं। फिर है अप्लाई गॉसेस लॉ, फिर क्या है अप्लाई कर दीजिए किसको, गॉसेस लॉ। देखो सेलेक्ट कर लिए हम गॉसियन सरफेस, दूसरा काम किए एंगल कैलकुलेट किए, तीसरा हम क्या किए ई डॉट डी ए कैलकुलेट किए, और चौथा अप्लाई कर रहे हैं क्या गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ का जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ई डॉट डी ए बराबर में क्या होता है फॉर्मूला, क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बटा में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखना ध्यान में, यहाँ वॉल्यूमेट्रिक में आप थोड़ा धोखा खा जाइएगा, अंदर वॉल्यूमेट्रिक है तो क्यू इनसाइड की जगह कुछ और रो वाला पुट नहीं करना है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस बहुत बड़ा सरफेस है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक स्फेरिकल बॉडी में चार्ज। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए ये जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये बड़ा सा गॉसियन सरफेस बहुत बड़ा हो सकता है, इस गॉसियन सरफेस के लिए स्फेयर पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज। जैसे सन अपने आप में बहुत बड़ा बॉडी है लेकिन पूरे यूनिवर्स के सामने वो क्या है, पॉइंट जैसा है। जब सराउंडिंग बड़ा हो तो एक स्फेयर को हम पॉइंट ले लेते हैं, तो पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्या ले लेंगे क्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के हमारे पास आएगा वो जो आएगा ई डॉट डी ए का वैल्यू कितना, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्यू बटा क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया, ये आया आउटसाइड आया, ठीक है, ये कहाँ पर आ गया आउटसाइड आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, किस आर को घटाते हैं, गॉसियन सरफेस को हटाते हैं ये वाला, और हटाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा कम करते हुए गॉसियन सरफेस को भी यहाँ ले आते हैं सरफेस के ऊपर। केस 1 हो गया, ये मान लो केस 1 कंप्लीट, और केस 1 में कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, आउटसाइड का निकल गया, ठीक है। अब केस 2 में मान लेते हैं कि फिर से निकालेंगे क्या, तो फिर से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट क्या P, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहाँ पे, एट पॉइंट P, और इस बार P कहाँ पे है, तो P है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो सरफेस ऑफ कंडक्टर है, तो ये घटते ये आर बराबर हो जाएगा, ये आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, क्योंकि ये घटते गॉसियन सरफेस कहाँ गया, सरफेस पे, तो किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। अभी आर के बराबर अगर हो गया तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, आर स्क्वायर, बस इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे है तो ये पूरा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया, और यहाँ पे सराउंडेड है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, आर स्क्वायर, क्योंकि आर और आर आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आते हैं केस थर्ड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझते हैं। केस थर्ड में हम लोग कहाँ ले लेंगे गॉसियन सरफेस, तो केस थर्ड का गॉसियन सरफेस ये अंदर हो जाएगा, पॉइंट P से पास होना चाहिए। लेट अस कंसीडर गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज r एंड पासेस थ्रू पॉइंट P, और P कहाँ है, बाहर है, सरफेस पे है, अंदर है। तो अब केस थर्ड लेके चलेंगे, सेकंड केस का ये हो गया। ये फर्स्ट केस का था आउटसाइड, और ये कहाँ पे था, ऑन द सरफेस, ये था ऑन द सरफेस, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद लेते हैं P कहाँ है, अंदर है, तो हम लेते हैं केस थर्ड, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द कंडक्टर के अंदर लेते हैं, चार्ज अंदर है। अब अंदर लेते हैं तो बच्चों यहाँ क्या होगा कि ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, इस गॉसियन सरफेस के पूरे वॉल्यूम में क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। इस गॉसियन सरफेस से बाहर भी चार्ज है, अंदर भी चार्ज है, तो यहाँ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे E डॉट
dA और इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉसेस लॉ है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है पहले से। इसका वैल्यू कितना आया है E और इसका कितना आ गया 4πr², अभी तुरंत हम लोग कैलकुलेट किए थे। और क्यू इनसाइड इस बार पूरे वॉल्यूम में है, क्योंकि इस बार बाहर भी चार्ज है अंदर भी चार्ज है। तो हम पढ़ाएं रो बराबर क्या पढ़ाएं आपको Q/V। तो Q बराबर कितना हो जाएगा रो इंटू वी, Q बराबर क्या हो जाएगा रो इंटू वी। तो रो इंटू वी आ गया, तो यहाँ रख दीजिए Q इनसाइड। तो Q इनसाइड हो गया रो इंटू वी, यहाँ रो और V का वैल्यू हो जाएगा 4/3πr³। रो इंटू वी हो जाएगा ना, यहाँ Q इनसाइड की जगह रो इंटू वी और V की जगह 4/3πr³। और यहाँ हो जाएगा कितना 4/3 और यहाँ कितना एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, ये r² से r कैंसिल हो जाएगा, r बचेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लीजिए कितना आ गया रो r बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला कहाँ पे हो गया, ये हो गया इनसाइड का, मतलब कंडक्टर के अंदर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक खासियत दिख रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड r के क्या है डायरेक्टली। क्यों डायरेक्टली है, क्योंकि जैसे ही हम r को बढ़ाएंगे तो ये सरफेस थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो जो चार्ज इसके अंदर नहीं है वो चार्ज भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो जैसे जैसे रेडियस को बढ़ाएंगे वैसे बढ़ेगा और यहाँ तक आके मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक चार्ज सारा अंदर आ गया। अब जैसे यहाँ से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा घटते जाएगा। फिर से सुनिए, यहाँ पे ऐसे है जैसे r को बढ़ाएंगे तो r जैसे ही बढ़ेगा तो r बढ़ने से चार्ज थोड़ा सा और अंदर आएगा, चार्ज बढ़ते ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। ये बढ़ते मैक्सिमम कहाँ पे आएगा सरफेस पे, और सरफेस के बाद अगर r बढ़ाएंगे तो सिर्फ डिस्टेंस बढ़ेगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड r के साथ बढ़ता है और मैक्सिमम कहाँ पे होगा सरफेस पे, और सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घटते जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब इसका ग्राफ अगर हम खींचना चाह रहे हैं तो ग्राफ कैसे आएगा इसको देख लीजिए। ये मान के चलिए E है और ये मान के चलिए क्या है R। तो ये ओरिजिन का मतलब हो गया R कहाँ है 0, ओरिजिन R0 का मतलब कहाँ पे सेंटर पे। अब जैसे जैसे देखिए ये इनसाइड है सेंटर है, तो जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा R बढ़ने के साथ साथ इसके वजह से। और दोनों का पावर कितना है 1 है, दोनों का पावर अगर 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया R। ये कहाँ का बात हो रहा है इनसाइड का, इनसाइड में R के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। आप इसको वीडियो को आराम से रिवर्स कर करके देख लीजिएगा। इसके बाद जो है जब यहाँ पहुँच गया सरफेस पे, तो सरफेस के बाद जैसे ही अगर R बढ़ाएंगे तो चार्ज तो बढ़ेगा नहीं, चार्ज तो उतना ही दूर में है, खाली इलेक्ट्रिक अब डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ने से धीरे धीरे घटता है और ये इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो गया ऑन द सरफेस। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है ऑन द सरफेस होता है, और सरफेस से बाहर आउटसाइड में क्या होगा वो घटने लगेगा, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है R²। समझ में आ गया बात। ये कहाँ पे है सरफेस पे, इस जगह का रेडियस कितना है R। समझ में आ गया। ये इनसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है R के साथ, या आउटसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, और मैक्सिमम सरफेस हो गया कि सारा चार्ज सरफेस के अंदर आ जाता है। ये बात समझ में आ गया होगा। ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, उसका ग्राफ वो ध्यान में रखना है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद एक लास्ट है, लास्ट टॉपिक, इसको हम लोग देख लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखिए, अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से स्फेयर है और इस स्फेयर के ऊपर क्या भरा हुआ है चार्ज भरा हुआ है। सरफेस इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है सिर्फ सरफेस पे है। अब बोलेगा कि यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। पॉइंट P हल्का सा बाहर लेना है। ठीक है, सरफेस बोलने का मतलब है स्लाइटली आउटसाइड, और एक बार पॉइंट P यहाँ है अंदर, यहाँ बताइए। ठीक है, अब हमको बताना है तो ये किस डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर हमको इसका निकालना है कैसे निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट गॉसियन सरफेस,
तो इन दिस केस वी सेलेक्ट ए गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ अ स्फीयर विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट P, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट P से पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालो, तो हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ अगर एरिया ऐसे ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए है। यहाँ थीटा कितना डिग्री है बताओ, 0 डिग्री। यहाँ पर एरिया ये है, एरिया ये है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहाँ थीटा कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। मतलब हर जगह थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फॉर्मूला। ई डॉट डी एस का वैल्यू ई बाहर निकाल दो, अंदर आ जाएगा डी ए या डी एस, डी ए यहाँ क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड। तो अगर बाहर गॉसियन सरफेस है बहुत बड़ा, तो उसके अंदर का ये स्फीयर किस तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा, इसको लिखेंगे क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। और अगर गॉसियन सरफेस है तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब ये नीचे ले आइए, तो ई का वैल्यू हो गया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, आर स्क्वायर। और ये देखिए पिछला ही वाला फॉर्मूला जैसा लग रहा है, ठीक वही है ही। और ये क्या हो गया, आउटसाइड, ये आउटसाइड हो गया, ठीक है। अब हम अगर इसको, ये केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, तो P जो था कहाँ पे था, आउटसाइड में था, ठीक है, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड, P इज ऑन द सरफेस। तो सरफेस में R और R आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। सरफेस पे R और R आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये कैपिटल R किसके लिए लेते हैं, कंडक्टर के लिए, और ये R किसके लिए लिए थे याद है पिछले केस में, गॉसियन सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस के लिए कितना लिए थे, R, कंडक्टर के लिए कितना था, R। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये कहाँ का हो गया, तो ये हो गया सरफेस के पास का। और आपको पता है सरफेस पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैक्सिमम, ठीक है। अब तीसरा ले लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, P इज इनसाइड, P इज इनसाइड द कंडक्टर, P इज इनसाइड द कंडक्टर। अब P अगर इनसाइड है कंडक्टर का तो क्या होगा, तो ये गॉसियन सरफेस आ गया। बताइए गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि गॉसियस लॉ का फॉर्मूला है ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना है, इसके अंदर क्यू इनसाइड कितना है, इसके अंदर कितना चार्ज है, चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ का सीधे सीधे वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये कहाँ का निकल गया, तो ये निकल गया इनसाइड का। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0, क्योंकि गॉसियस सरफेस के इनसाइड 0 चार्ज है। इसका ये हो गया और उसका वो हो गया, ठीक है। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोई बोलेगा तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे कि ई है, क्या है, आर है, ई और आर है। तो अंदर अगर यहाँ जाए तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और सेंटर से बढ़ते जाएंगे इनसाइड पूरा कितना है, 0। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। और आर पे सबसे मैक्सिमम होगा, ये जो आर है मतलब ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद ये वाला वैल्यू से क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो ये बनेगा इसका ग्राफ। अब पिछला वाला ग्राफ याद है बच्चों, पिछला वाला ग्राफ ऐसे बना था क्योंकि वहाँ पे अंदर भी चार्ज था। तो ये वॉल्यूमेट्रिक के लिए है और ये किसके लिए है, सरफेस के लिए है। समझ में आ गया इतना बात। तो ये था सरफेस, अगर स्फीयर के सरफेस पे चार्ज रहेगा तो ऐसे बनेगा। इसके बाद लास्ट जो है हम लोग का प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का प्रूफ एक रह गया था, उसको शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन अब देख लीजिए लास्ट में भी। तो प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, कभी कोई पूछ देता है कि राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ का प्रूफ कैसे होगा उसको समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ एक मान के चलिए कि कोई सरफेस है और इस जगह पे चार्ज क्या है, Q, इस जगह पे चार्ज क्या है, Q, और यहाँ से एक चार्ज यहाँ रख दिए हैं, इसका भी नाम क्या है, Q है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है, इसका कितना वैल्यू है, Q है। अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा फ्लक्स कैलकुलेट करिए, क्या कैलकुलेट करिए, फ्लक्स कैलकुलेट करिए। तो फ्लक्स कैलकुलेट करना अगर है हमको, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये मान के चलिए रेडियस कितना है, R है, रेडियस क्या है, R, और ये टेस्ट चार्ज रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, ये Q टेस्ट चार्ज था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, और एरिया का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, यही रहेगा, एरिया का डायरेक्शन ये रहेगा।
तो अगर हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट डी एस। अब बताइए, यहाँ से ई बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, डी एस। क्या रह जाएगा, डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू बटा के क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिए, तो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। टेस्ट चार्ज क्यू होता है ना, तो इसको रिपेल करेगा। ये सोर्स चार्ज है और ये क्या है, टेस्ट चार्ज, जिसको रिपेल करेगा। तो ई का वैल्यू कितना होता है, तो ई का फॉर्मूला होता है क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्लक्स। फ्लक्स कैलकुलेट के ई को बाहर निकाल दिए, तो ये बाहर निकलने के बाद ऐसे हो गया, ई का फॉर्मूला है क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और डी एस या डी ए अगर हम लें, डी एस या डी ए लें, तो डी ए इस स्फेयर में पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो स्फेयर बना, स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कितना हो गया, एरिया। तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू कहाँ है, बाहर है या अंदर है, अंदर है, तो इसको लिखेंगे क्यू इनसाइड। और ये किसके बराबर निकल गया, तो ये इसके बराबर निकल गया, ई डॉट डी ए के बराबर। तो ई डॉट डी ए बराबर होता है क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। ये इसका गॉसेस लॉ का प्रूफ है, सिंपल प्रूफ है। क्यू चार्ज रख दीजिए, स्फेयर बना दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको रिपेल कर रहा है तो फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई बाहर आ गया, डी ए यहाँ रह गया, ई का वैल्यू कितना, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसका वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड में है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अगला चीज़, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, वो भी यही हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई। और फोर्स का फॉर्मूला अगर हम ई निकालें यहाँ पे, तो क्यू हो जाएगा क्यू, और ई का वैल्यू कितना होता है, के क्यू बाई कितना होता है, आर स्क्वायर। यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ से क्यू इनसाइड बटा के ई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग अब अगले क्लास में देख लेंगे। मेन अभी कूलम्स लॉ के लिए फिर से फिगर ड्रॉ करना होगा एक, आप बस इतना ही ध्यान रख लीजिए। ये प्रूफ इसका हो गया, फ्लक्स ई डॉट डी ए, ई का वैल्यू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए, डी ए का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट गया, ये इतना बन गया। ये फ्लक्स बराबर इतना, यही प्रूफ है किसका, गॉसेस लॉ का। स्टेटमेंट में इसका लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।